देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसे तासर पाया जाता है। एक तो ये कि पहले जो ग्रेड होते थे ना, जब से हमारा मुल्क बना तो ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहे, और जो पुलिस की और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, इनके ग्रेड जो आर्मी ऑफिसर होते थे उनके इक्वलेंट रखते थे। यानी जो कैप्टन है वो 17 का, इधर डीएसपी या एएसपी 17 का, असिस्टेंट कमिश्नर 17 का, सेक्शन अफसर 17 का। ग्रेड ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन जो बुनियादी तौर पे एसपी जो होगा वो 18 का ही होगा, मेजर भी 18 का होता है, एक सितारा ही होता है उनको। लेकिन जब आप 19 में जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या एसएसपी, ये अब पंजाब में ज़्यादा ग्रेड हो गए 21 के, पंजाब के अंदर जो 5 या 7 22 के भी हैं पंजाब में। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो दो तो हर हालत में चीफ सेक्रेटरी आईजी हर सूबे के अंदर वफाक के ही होते हैं। गवर्नर हाउस डायरेक्ट वफाक की मलकियत होता है, गवर्नर उन्हीं का नुमाइंदा भी होता है, इसलिए गवर्नर राज लगा करता है। और एयरपोर्ट हो गए, वहाँ पे रेंजर हो गए, ये एफसी, ये भी वफाकी इदारे होते हैं। आज़ाद कश्मीर में कुछ 7 के करीब लेंट अफसर आते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 7 आए या 10 आए। मेरी जो अपनी तमन्ना और कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर के जब ऑफिसर 19 से एसएमसी कोर्स करते हैं तो इनको वफाक अपने बोर्ड में ले लें, पैनल पे ले। वो इनको बलोचिस्तान भेजे, सिंध भेजे, केपी भेजे, कहीं भेजे, लेकिन उनको पूरे मुल्क में काम करने का मौका मिलना चाहिए। और हमारे मुल्क से ऑफिसर्स को आज़ाद कश्मीर में भी आके काम करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे तो पिछला में एक शायद वो बात करते हुए लंबी हो गई थी, आमिर जमील का बता रहा था, ये वाहिद आदमी है कि जो मैंने लगाया था, और ये जनरल सेक्रेटरी है यूथ का। और दूसरी बात, और रावलाकोट से ये वहीं की अथॉरिटी है, और उसमें इसने जो अथॉरिटी का जो 16 लाख की इनकम थी उसमें 7 लाख का इजाफा किया। और मुझे उसने वर्ड्स दिए जा रहे, उसको कॉन्फिडेंस जब हुआ, उसने मुझे कहा जी कि अगले 40-45 दिन जो बाकी लाश से ख़त्म कर देंगे, इसमें बराबर मतलब ब्रेक इवन से आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, जो अथॉरिटी इतने सालों से लाश करी जा रही है। तो ये शायद मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पे ये मार्जिन दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आगे जब आप बात सही नहीं बयान करेंगे, उनको क्या पता चलेगा। ये चूँकि इलाम नहीं होता, इसलिए कानून के अंदर ये हमारी ये एविडेंस चीज़ होती है, सपोर्टिंग होती है, ज़िम्नियाँ बनती है, जिससे जहाँ पे जिसको नुकसान पहुँचाना होता है और उसको इंसाफ से दूर करना, इन चालों के अंदर। तो एडवोकेट जनरल को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा मौकूफ़ रखता, मुझे बताता, हम सुप्रीम कोर्ट से डेट लेते। अगर कोई बाईलाज का मसला था, चूँकि बाईलाज असी उनके बनाने ने आप पहले भी कई हुकूमत सन ना, मतलब पिछली हुकूमत के दौर में क्या था, उससे पिछले के दौर में क्या था, तो ये पॉलिटिकल पोस्टें ही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये शायद वो अपना माफी ज़मीर जो आपने उनकी एग्जिबिट करवा रहे थे, जो उनका डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये चीज़ें सामने रखते तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला न करती। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये तासर मिला हो कि कोई निकम्मे जो बंदे रखे नहीं, लेकिन पीटीआई ज़्यादा निकम्मे नहीं, उनके बाद दूसरी पार्टियाँ जो उसी तरह नहीं हो रहे, हो सकता है साढ़े थोड़े बेहतर हो। लेकिन यह कि वो शायद तासर ये बना, तो मैं ये समझता हूँ इसमें अगर अवाम में कोई ऐसा तासर है, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हम ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करते हैं कि लायक कानून को समझते हैं। लेकिन यह है कि मैं ओवरऑल आपको बताऊँ कि जजिस का या 80 लाइसेंस 5 और 5 लगने के बाद उन्होंने समझा कि ऐसी तो कौन छेड़ सकता है। ये बाज़ औक़ात कानून के बारे में लोगों को मुगालता होता है। कानून किसी लिए ना मेरे लिए कोई रास्ता बंद करता है, ना दूसरे के लिए रास्ता बंद करता है, हर एक के लिए रास्ता छोड़ता है। जो कि लगने के बाद वो गवर्नमेंट में टक्कर गई, हर गवर्नमेंट का काम तो स्टे देनी है, हर गवर्नमेंट के बंदे को डिस्क्वालीफाई करना, उसमें नहीं होता। जजेस ये समझते हैं कि कन्फर्म होगी, इस तरह नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग गलती खाते हैं वो इस हवाले से होता है कि कानून और आइन जो है ये हदूद का तयन भी करते हैं, जिम्मेदारियों का भी करते हैं। वो बड़ी वाज़ेह होती है कि किन हालात में आपने ये जो फैसले होते हैं ना, वो किसी की खुशनुदी के लिए नहीं होने चाहिए कि जी असं हुकूमत में टकरे हो, दूसरे नून वाले अफसर साढ़े बंदे ठीक है लग गए, कल असं ऐसा उन्हें ना लो, एक कम नहीं हो सकता अदलिया में। जो आपको आंखें बंद, कान बंद, अंधे बहरे होकर इंसाफ पे फोकस करके अल्लाह से दुआ करनी होती है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमसे कोई बेइंसाफ़ी न हो। ये जो जनरल मैटर्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जहाँ पे हकूक़ होते हैं, किसी की ज़मीन का मसला है, किसी की और को ऑनरशिप है, किसी की अडॉप्शन का मसला है, वहाँ बेइंसाफ़ी करेंगे तो कहाँ जाएंगे। जो जनरल नेचर के मतलब इशूज़ होते हैं उसमें अगर किसी का फेवर दे दी तो ठीक है, उसमें शायद उस लेवल का कोई इतनी इन्फ्रिजमेंट नहीं होती, लेकिन जहाँ फंडामेंटल इन्फ्रिजमेंट हो रही है वो नहीं करनी चाहिए, उसमें अल्लाह ताला के गज़ब से आदमी नहीं बच सकता।
शुक्रिया ज़हीर साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल ये सर, दूसरा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत पोटेंशियल था जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से टूरिज्म डेवलप किया जाए और मुकामी सतह पर रेवेन्यू जनरेट किया जाए और रियासत को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। हाइडल में भी काफ़ी पोटेंशियल है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपने ट्राई की, लेकिन वो उस तरह से स्पीड ही वर्क नहीं है। उसकी वजह क्या होती है? तीसरी बात ये बताएं कि सेंटोरस मॉल एक यहाँ पे फेडरल में एक बहुत बड़ी एंटिटी है, बिजनेस हब है, उस पे वफाकी वज़ीर दाखिला और या फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी सेक्शन से आप नहीं समझते कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और आप सूरत हाल क्या मामला साल हो गया या चल रहा है स्टेट? देखिए, जो मैं आपका जो सवाल समझा, एक तो आपका हो गया कि बल्दियती इलेक्शन के इख्तियारात और जो माली पोजीशन है वो है, तो दूसरा ऐसा क्या था जैसा, दूसरा ऐसा क्या था? दूसरा सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टूरिज्म। तीसरा हो गया आपका सेंटर से आपका रह गया। अच्छा, आप तो वैसे भी अंदर की खबर रख रहे होते हैं, तो आपको तो पता है असगर साहब। गुजारिश ये ज़हीर साहब के बल्दियती इलेक्शंस के हवाले से पहले दिन कहा था, अभी भी अपनी बात के ऊपर कायम है। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं, कई जगहों पे इसके PMLN के जीते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज़ाद हैसियत में या किसी न किसी हैसियत में जमात इस्लामी के लोग भी जीते हुए हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जीते हैं, JKPP के भी जीते हैं। और ये सियासत इसी को कहते हैं। सियासत में ये नहीं हो सकता कि सारे मेरे भांजे भतीजे जीते कि बाकी लोग हो जाएंगे। अभी ये है कि ये जो इलेक्शन हो गए, इनको इख्तियारात भी मिलेंगे, माली वसाइल भी मिलेंगे, और तारीख से अनप्रेसिडेंटेड मिलेंगे। वो चूँकि उस वक्त जो मसालियती कमेटी थी, उस वक्त जुर्माने कुछ और थे, 600 रुपया जुर्माना, 600 आजकल 1500 2000 का तो मुर्गा आता है। कैसे लोग कह रहे थे क्या करेंगे उसको? इसलिए हम इसके ऊपर अपनी बात पे मुकम्मल तौर पे कायम है, और ये इसी तरह होगा जो कहा हुआ, तभी ये बल्दियती इलेक्शन इफेक्टिव होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जहाँ तक आपने कहा, देखें टूरिज़्म के हवाले से जो यहाँ पे हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी अफलातून हैं, मैं तो कहता हूँ कि यूनानी मुफक्कर आते ना, आज़ाद कश्मीर के लीडर को मिलते तो कानून को हाथ लगा के भाग जाते। अभी ये है कि बुनियादी तौर पे ये कहते हैं कि जी आप मेरा कहने लगे जी आज़ाद कश्मीर बेच जाएगा। मैं किसको बेचूंगा, क्यों बेचूंगा? मैंने इन सब से सवाल किया कि अमेरिका में आपको $2-4 मिलियन दें तो वो शहरियत देते हैं। बरतानिया वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल उसको कहते हैं, वो आपको 5 मिलियन 3 मिलियन पाउंड पे आपको दे देते हैं। माल्टा का पासपोर्ट दुनिया का बहरहाल A रेटेड पहला या दूसरे नंबर का पासपोर्ट है। माल्टा भी आपको 3 मिलियन पाउंड के ऊपर अपने डॉलर के ऊपर दे देता है। और आज़ाद कश्मीरी ना को हमारे ने पहाड़ा बिच है, पहाड़ा से पानी भी कोई नहीं। PC वालों से पूछो पानी कहाँ से लाए। जो कंस्ट्रक्शन की कास्ट होती है, आपका कौन सा रॉ मटेरियल है जो लोकली मिलता है, जो इस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 300 से 500% महंगी होती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना उससे आगे डबल काम है। चूँकि जो एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होती है, ये जो कोई भी चीज़ कंक्रीट की बनी होगी, उसके ऊपर जो सर्दियों का दर्जा हरारत है और जो गर्मियों का दर्जा हरारत है, ये उसके ऊपर डायरेक्ट हिट करता है। ये एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होती है। ये कंक्रीट भी सिकुड़ती है और फैलती है। इसको मेंटेन करने के लिए आपके वसाइल नहीं है। ये अगर गोरा हो, जिसके वसाइल हो, तो हमारी घरों में, इन बिल्डिंगों में नीम सा हीटर ऑन करके रखेगा। चूँकि ज़्यादा ठंडी होने से और ज़्यादा गर्म होने से जब ये वापस उस टेम्परेचर की तरफ जाती है, तो बिल्डिंगों में अक्सर क्रैक आते हैं। आप जब फंगस आ जाती है, आप लकड़ी से देखेंगे कुछ निकल आएगा, सीमेंट से निकल आएगा, ये ठंडी जगह पर। तो यहाँ पे आके एक बंदा बनाए, उसके पास $100 मिलियन, वो इधर ख्वार होने के लिए आए। अभी तो आप देखें ना, जो बंदा पिंडी से गाड़ी में सवार हो, इंसान को आजाद से वास्ता नहीं पड़ता, उसको कोई नेचुरल हाजिर आए, कौन जाएगा, कौन से पहाड़ पे चढ़ेगा? तो हमारे लोग कहते हैं ये बेचेगा, वो कौन सा $100 मिलियन वाला इधर निकल जाए, क्यों आएगा? आप यकीन माने के पीछे इमरान खान साहब का एक दोस्त, उसने कहा जी मैं 50,000 नाइट देने को तैयार था, 70,000 टीप के मुझे कोई कमरा मेरे मेयार का मिले। दुनिया सारी प्रॉस्परस करती है जिधर बाइंग पावर होती है। आप यकीन माने इस्लामाबाद में 700 इंडस्ट्री है। हम लाहौर जब बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि लाहौर मतलब इस्लामाबाद को समझती कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी में सिंपल आप जब बिजनेस कम्युनिटी आपस में बैठती है, जिस तरह साफ़ी बैठते हैं, तो एक दूसरे के मजाज आशनाई के जो सवाल होते हैं पूछते हैं।
या ज़ोक जो जो अक्सर ज़ोक इकट्ठा जो होता है उसमें आप कहते हैं कि इसका ज़ोक ये होगा, मेरा भी ये। बिजनेसमैन को पता होता है टर्नओवर क्या है, बेचता क्या है। मैं अगर कहता हूँ मेरा सीमेंट प्लांट है ये फैक्ट्री, तो उनको पता है कि फैक्ट्री की कैपेसिटी इतनी है, इतने टन निकालता है, स्टील मिल है इतने टन निकालती है। तो ये बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में उन्होंने वो लॉजा खड़ा कर दिया। हमने कहा दफ्तर ठीक बनाइए, कोई बंदे का पुत्र बैठा हुए, बाहर से जो बंदा पैसे लगाने आएगा ना, जिसके पास 50 करोड़ भी होगा उसने भी कोई मार शार खाई होगी। ख्वाब कॉरपोरेशन से शुरू किया लेकिन 50 करोड़ तक आ गया। अब वो कहता है कि मैं जिस बंदे के सामने खड़ा हूँ इसकी बात पे एतबार किया जाए कि ना किया जाए। वो आपका पेन ना, आपका बैठना, आपकी हर चीज़ को कंसिडर करते हैं। तो कौन से वो होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं अपनी ज़ाती जो कॉन्टेक्ट की बुनियाद पर, चूँकि ना तो बिल आया ना वो अथॉरिटी बनी, ये होता है कि वन डोर मतलब आप बाइंग करते वो, इसलिए कि आप मुझे ये बताएं कि रोलिंग स्टोन हम में से कौन बनना चाहेगा कि मैं वहाँ जाऊँ जंगलात वाला कहे बल्दियात ही क्या, बल्दियात वाले को कौन वो कहे कि नहीं वो दूसरे के शरात वाले के पास जाओ, कौन बंदा रोलिंग स्टोन बनेगा, क्यों बनेगा। अगली बात आपने की ज़हीर साहब सेंट की, और ये उसी में चूँकि मेरा अस्कर साहब का भी सवाल इसी में कवर करते हैं। गुजारिश है कि ये बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो हमारे वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में उन्होंने बताया कि उनके नॉलेज में नहीं था। आईजी इस्लामाबाद ने भी अपने रेजिग्नेशन की बात की। ये किसी लेवल पे जो भी हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बात इस वजह से नहीं है कि मेरा कोई तल्लुक सेंटरों से। जो चीज़ अच्छी हो वो दूसरे के लिए अच्छी होती है तो फिर मेरे लिए अच्छी होती है, जो सिर्फ मेरे लिए अच्छी हो तो वो अच्छी नहीं होती। उसमें यह है कि अब चूँकि आप में से बहुत सारे उधर पुंछ के नहीं होंगे, वरना मैं आपको एक प्रोवर्ब सुनाता जो सिर्फ पहाड़ी में सुनने में समझने में मज़ा सिर्फ उसी में आ सकता है। वो एहसान खालिद साहब जो उस दिन मैंने आप लोगों को सुनाया था, वो हमारे यहाँ नहीं कहते कि अपनी लोथे से दुए ने पढ़ कटा, तो समझ आएगी असगर साहब नहीं समझ कि साहब तो असल साहब। अब बात यह है कि यानी जो बात दूसरे के लिए तो मेरे लिए अलग नहीं हो सकती। अपनी बच्चा जो होता है ना, लोथ हमारे जो मुर्गी का बच्चा होता है बिल्कुल ताज़ा निकलता है, इसको लोथ कहते हैं। उसमें यह है कि वो बिल्कुल नरम और नाजुक होता है, उसको कोई गर्मी सर्दी नहीं लगी होती। गुजारिश ये है कि आप सेंटर्स की बात नहीं, ओवरऑल मुल्क के अंदर हमें कुछ मेयारात कायम करने होंगे। ये इज़्ज़त हो, मतलब आपकी जायदाद हो, ये सारी चीज़ें गैरत का वो होती है, तो उसमें हर बंदा खुंदक खाता है। वो कहता है मैं क़यामत तक इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, उनसे मिस्टेक हो गई, हम उसको अच्छा मार्जिन देते हैं। अभी उन्होंने मतलब हमारे बैकडोर चैनल में हमारे साथ अच्छी कर्टेसी एक्सटेंड की है, और मतलब इस बात तक हुआ कि तुम थोड़े को रोटी खाओगे यहाँ से थोड़ा खिलाइए, ये मतलब हमारे अच्छे मैं समझता हूँ। तो वो कोई मिस्टेकनली हो गया, चले बीट ऑफ द मूवमेंट में उनसे भी हो गया होगा, हमसे भी हो गया होगा, लेकिन जो अच्छी बात है उसको अच्छाई का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि मैं जो टकरने से अगर कोई मुझे कोई समझता कि मुझे डरा के धमका के मुझे काम करा लेगा, वहाँ पे कश्मीर की गैरत थी, कश्मीर की इज़्ज़त थी। मैं नंबरदार नहीं लगा हुआ कि कश्मीर की इज़्ज़त और वक़ार पे मैं जाके वहाँ फैसले करूँ। वो कश्मीरियों को वही आन और शान रहनी चाहिए। तारीख याद रखेगी कि जो आइंदा आने वाला होगा उसके लिए भी हम नक्शे कदम छोड़ेंगे ना, कि भाई देख हमने पहले कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तू भी खड़ा रहे। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें हम अपना कुछ करने नहीं गए थे, लेकिन कश्मीरियों के जज्बात वहाँ पर देखने वाले थे। पहले हमारे अफसरों के साथ अच्छी डीलिंग नहीं हुई, फिर दूसरे बंदों ने देखा वो साढ़े वज़ीर आज़म को सिंपल देखा ना, आप किसी को सदर वज़ीर आज़म का टाइटल किसा न ला जाओ, उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं थी, लेकिन आप चूँकि एक अच्छा जेस्चर वो दे रहे हैं, अल्लाह करे कि वो संजीदा हो उसमें, तो चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। देखिए बात ये कि उन्होंने जो फंड हमारा था ना, सीधा 15 अरब का तो कट पहले लगा गए थे आते ही। हमारे यहाँ पे जो PSDP के प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारी एनुअल जो डेवलपमेंट स्कीम होती है उसका हिस्सा नहीं होती। आपके 5 या 7 मुजफ्फराबाद के अंदर है, एक बाईपास ब्रिज है, एक वो CMH के सामने ओवरहेड ब्रिज है, असेंबली की बिल्डिंग है, 5 मुजफ्फराबाद के अंदर 5 पे काम रुका हुआ है, रठवा रैम। तो ये प्रोजेक्ट तो रोक के बैठे, ये जब रुकेंगे तो इन प्रोजेक्टों की कास्ट ओवररन होगी। दूसरा ये है कि जो हमारी उनके साथ वेरिएबल ग्रांट तय हुई थी वो 74 अरब थी, या 3.6 ऑफ द टोटल एंटीसिपेटेड जो टारगेट रेवेन्यू होती। इस दफ़ा इमरान खान साहब गए मार्च में या अप्रैल में गए, उस वक्त तक वफाक में हमें 6000 ट्रिलियन टैक्स आ चुका है। तो 6000 को आप करें ना 3.6 के ऊपर कितना बनता है, तो आपका 225 अरब बनता था। दूसरा डॉलर के मुकाबले में जब रुपया वीक हो गया,
रुपए की परचेज पावर कम हुई, उससे हमें 74 नहीं उनको फिर 100 देना चाहिए था। वो 74 से पिछले साल उन्होंने दिया 51, इस दफ़ा उन्होंने हमें कहा हुआ देंगे 59। देखिए बैठ के ना सिर्फ मैं कहूँ कि मैं वली हाँ तो मैं गड़ा फतवा देता ही ठीक बैठेगा भाई, तो ग्राउंड रियलिटी वर्किंग करके दसो किस तरह पैसे पूरे होंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का चूँकि खुद तो वो चीफ साहब को इतने मुतारक नहीं रहे, मुझे बाद अगर उन पर तरस भी आता है, मुझे गुस्सा भी आता है, बाद अगर सोचते गुस्सा करूँ ना करूँ। काम उनका हमने ज़्यादा किया, लेकिन उनका भी इखलास ज़रूर था, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो थे वहाँ पे फारूक नियाज़ साहब थे जो मेंबर है, चूँकि फारूक नियाज़ साहब को कुछ अर्सा पहले कोई अदालत ने रोका था, वो शायद बाहर है, लेकिन फारूक नियाज़ साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारी सुबह शाम मतलब है जो हमारे सीनियर जितने भी हजरात और स्पेशली मेरे साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है वो भी लगे रहे। हमारे सेक्रेटरी सर्विसेज का काम नहीं होता है, तो हमने उनको भी बड़ी जहमत दिए रखी, उसमें चले जैसा जैसा चला। उनके सिर्फ टारगेट में उनके रडार में सिर्फ पीटीआई थी, लेकिन हमने वो बर्दाश्त कर लिया। मतलब बंदे हमारे मतलब करते थे, नोटिस हमें देते थे, उलझे ही रखते थे रोड, यही 21 में भी कर रहे थे। लेकिन अभी जो हमारी को 32 वोटों से आ रही है, कोई 7 वोटों से आ रही है, कभी इसको इधर अखबार कर रहे हैं, कभी ये वाला वो किसी को फ़ायदा देना चाहते हैं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें हमें गड़बड़ आ रही है कि यहाँ पे जो रैशनल लेवल है वो क्यों पीछे जा रहा है, वो उसका प्रिवेल करना ज़रूरी है। वो अगर इस तरह करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। हम चूँकि सियासी लोग हैं, वो सियासी नहीं है, हमने अवाम को जवाब देना होता है और हमारे पास अवाम होती है, इसलिए उनको जो चीज़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। जिन्होंने बंदे को वोट देते हो 70 वोट तो हरा देता इन्होंने, टेबल होते। एक हमारा थोराड़ तारीखी और तहरीकी रोल देखें, थोराड़ में हमारे कैंडिडेट के कोई स्याही गिर गई, उसके 124 वोट कहते नहीं, और स्याही किसी को वैसे डुल गई ना। अब आप मुझे इसके अंदर बताएं कि इसमें बंदे की मिस्टेक से तो स्टेप नहीं लगी। अब इसके अंदर ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं समझाऊँ कि उसको पुराना उस्ताद ले जो उनको समझाए कि स्याही गिरी किसी वर्कर क्यों कह रहे कि खातून की गिरी, खातून ने गिराई, चले जिद करके गिराई, ये वोट रिजेक्ट कैसे हो गया कानूनी तौर पे मुझे बताएं। अब हम अगर ऐसी बातें करने चाहिए, हमारी नड़ियोला के एक स्टेशन वो रिटर्निंग अफसर चला गया, हमारे एक वकील साहब है सरदार मंजूर साहब, बड़ी जल्दीदा आदमी है, शाह जी करो ना तुम थोड़ा एरिया है, तुम रिपोर्टिंग करो, उसकी रिपोर्ट बनाओ। वो उन्होंने वो स्कीम नंबर वाइज गिनने शुरू किए तो 112 वोट काउंट ही नहीं किए गए थे, काउंट ही नहीं हुए। जस्ट इमेजिन, अब ये मिस्टेकें उनकी हैं, लेकिन हम अभी भी उनको मार्जिन दे रहे हैं, उनको गुजारिश कर रहे हैं कि सेहत की मतलब वो उसमें काबू पाए और मेरा इस तरह न करे। मेरा कोई भी हो वो जो है नहीं करेगी, और बिल्कुल हमारी तो बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग समझते होंगे कि अगर किसी का रेफरेंस हुआ, किसी के ऊपर धमकी नहीं दे रहा, मैं रियल बात कर रहा हूँ कि चूँकि रियासत पैसे खर्च करती है, वो एक सेहतमंद आदमी पे खर्च करेगी, तंदुरुस्त आदमी पे खर्च करेगी। अब बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आप रियासत के काम भी ना कर सके, उलझाए रखे, फंसाए रखे, तो हम कौन जाए, किसके पास जाएंगे? जिसका जो रोल है, लेकिन इधर किसी का रेफरेंस हुआ तो फिर कानून से बच के नहीं आएगा, वापस और मतलब आगे ही जाएगा, उतना नहीं आएगा। हाँ देखिए चौधरी अनवार साहब का ये है, बिल्कुल हमारे भाई हैं और थोड़े से तबीयतन सख्त है, और ये सख्ती उनको नुकसान देती है, मुझे नहीं देती। तो बिल्कुल मैं आपके सामने है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, चूँकि अनवार साहब को पूरा दिन खुद भी आड़ा लेने का शौक है और साफिया ने भी उदा कि इन्होंने आड़ा ले ली, और कोई भी आएगा आप जाएगा कहने जायद भाई आया, जायद कहेंगे दसो की होया। अब वो हमेशा अंदर की खबर लेना चाहते हैं। तबीयत में जो है ना, वो आजम ने क्या कहा था कि खुलूस के बंदों में खामी है कि सुतम जरिए बड़े जल्दबाज होते हैं। अनवार साहब का ये है कि मैं ज़ाती तौर पे मैं वो कलमा पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनको कहा था जी कि मैं अगर किसी वजह से ना बन सक रहा हुआ तो मैं आपका नाम। अनवार साहब की सियासत में मेरा इस दफ़ा इलेक्शन में क्या रोल था, ये साफ़ी हजरात को मुझसे बहुत बेहतर पता। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं ये धमकी नहीं उनको दे रहा, मैं प्रैक्टिकल कि मैं इससे मैं नफ हो गई है, कलरी को सब डिवीजन बनना है।
अब मैं पिछले 4 दिन से मतलब मैं देखे ना हमारे साथ कोई बैठे, मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि हमने हल्का एक और बनाना है। अब अनवार साहब जाके बात का बताऊँगा, चेयरमैन को 10 दफ़ा जाऊँगा, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, चेयरमैन उन्होंने भी जानता, सोने भी जानता। लेकिन बात यह है कि देखिए ये इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन आखिरी 4 दिन तक मेरे बारे में पूछ रहे सर कि इसमें कौन मशवरा दे रहा है आजकल। मैंने कहा मशवरा जो सब पुराने देते हैं उन्होंने तो काम चला रहे, नवा नहीं कोई आया। भाई ये मेरे मैं समझता हूँ कि अभी हमारी काफ़ी कदूरत है, जो मैंने सुना है अपने कॉमन दोस्तों से 3-4 हैं, अलीशान सोनी साहब हैं, चौधरी अकबर इब्राहिम साहब हैं, माजिद खान साहब तो सोनी साहब ने भी इसको जाके रगड़ काटे लाहौर। लेकिन हमें अनवार साहब की कोई बात बुरी नहीं लगती। एक आध किसी डिवीजन अफसर ने मसला वो साढ़े अली अमीन साहब उसने पाई हैं जो उन्होंने ली जिम्मेदारी। मैं कहा जिस तरह तुम कहते हो चूँकि सदर रियासत है उन्होंने सुन क्या कि जी बंदे लाओ ला देते। स्पीकर का भी एक आईनी उहदा है, बड़ा उहदा है। तहरीक एतमाद इधर कोई नहीं आने वाली, न कोई लाएगा न ला सकता है, न किसी को इतनी जरूरत है। जो सरदार तनवीर की गवर्नमेंट गिरा के तो वो चला ले सर गवर्नमेंट, रोज़ मछली मंडी बनी। अभी चूँकि इलेक्शन कमीशन ने सीटें अनाउंस की हुई हैं तो हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक होते ही उसकी तरफ जाएंगे।